आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट और उसके बाद एक शहर में आग लग गई। जी हां, 5 घंटे तक 2 अलग अलग इलाकों में कोहराम मचा। उपद्रवियों ने अलग अलग जगहों पर आग लगा दी, विधायक के घर में आग लगा दी, थाने में भी जमकर कोहराम मचाया। 3 लोगों की मौत हो गई है, 60 पुलिस वाले घायल हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट। आग ही आग, धुआं ही धुआं, मरने मारने पर आमादा भीड़। पुलिस स्टेशन से लेकर सड़क तक बवाल ही बवाल। ये जली हुई गाड़ियों का मलबा, ये आग में झुलसा हुआ सामान और ये घरों से उठता आग का धुआं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस इलाके में कितना बड़ा बवाल हुआ है। ये तस्वीरें बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके की हैं, जहां हिंसक भीड़ ने जमकर कहर बरपाया। मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हिंसक भीड़ किस तरह से सड़कों पर उतर पड़ी है। ये सारे बवाल की जड़ था कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन का फेसबुक पर एक पोस्ट। उनके फेसबुक अकाउंट से पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी पोस्ट की गई थी। इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक पहले लोग इस विवादित पोस्ट के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए। पुलिस ने इन लोगों को आपस में सुलह करने की नसीहत दे दी। ये नसीहत लोगों को रास नहीं आई। पहले तो भीड़ ने नारेबाजी शुरू की और उसके बाद लोग हिंसा पर उतारू हो गए। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद तो भीड़ बेकाबू हो गई। थाने पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। थाने का फर्नीचर तोड़ डाला, थाने के शीशे फोड़ दिए। पुलिस वाले हिंसक भीड़ से घिर गए। इसके बाद भीड़ का कहर गाड़ियों पर टूटा। जो भी गाड़ियां सामने दिखी, उनके शीशे फोड़ दिए गए। भीड़ ने वाहनों में आगजनी शुरू कर दी। 2 पहिया वाहनों से लेकर 4 पहिया वाहन तक धू धू कर जलने लगे। केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के भीतर बलवाइयों ने 20 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों को भीड़ ने उलट भी दिया। इस हिंसक बवाल में 250 से ज्यादा गाड़ियां बर्बाद हो गईं। हिंसक भीड़ यहीं तक नहीं रुकी। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर को भीड़ ने निशाना बनाया और आग लगा दी। आग कई घरों में लगी, जिसमें सुबह तक धुआं उठता रहा। भीड़ हिंसा पर उतारू थी। मजबूरन पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। हालात काबू करने के लिए पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ गईं। पुलिस की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत तो मंगलवार की देर रात ही हो गई थी। तीसरे शख्स की इलाज के दौरान बुधवार की सुबह मौत हो गई। हिंसक झड़प में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी शामिल है। Right now the situation is completely under control. We have imposed curfew in 2 police station limits, that is KG Halli and DJ Halli. So these 2 places we have imposed curfew, and in the remaining city 144 section has been imposed. So right now situation peaceful. बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके की आज सुबह की ये तस्वीरें बता रही हैं कि मंगलवार की रात इस इलाके पर क्या गुजरी। सड़कों पर खड़ी कार, बाइक, स्कूटी का मलबा बता रहा है कि भीड़ पर किस तरह का हिंसक जुनून सवार था। इस हिंसक बवाल के बाद एमएलए के भतीजे नवीन ने अपना विवादित पोस्ट हटा लिया। पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हिंसा के लिए जिम्मेदार एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा समेत 145 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। Yeah, certainly there is a pre-planned and the lot of inquiry is going on, and there is a political differences of opinions have been come out. So all these things have added up to this violent action yesterday. Firing was inevitable to quell the mob because they were very violent. More than 110 people have been already arrested. The further action is going on. करीब 5 घंटे तक बेंगलुरु के 2 थाना क्षेत्रों में हिंसक भीड़ बवाल मचाती रही। भीड़ को थामने के लिए पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी। फिलहाल बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
नागार्जुन, बेंगलुरु, आज तक। बेंगलुरु में यह हिंसा एक फेसबुक पोस्ट की वजह से हुई या साजिशन ये हिंसा फैलाई गई? यह आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि एसडीपीआई और पीएफआई नाम की दो संगठनों पर संगीन इल्जाम लग रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं कि साजिशन हिंसा फैलाई गई है। एसडीपीआई के एक नेता को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आखिर किसने लगाई बेंगलुरु में आग? एक फेसबुक पोस्ट पर क्यों सुलग उठा एक शहर? आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? बेंगलुरु में हिंसा की आग तो बुझ गई, लेकिन ये सवाल अभी भी सुलग रहे हैं। इस हिंसा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई नाम की एक संस्था का नाम सामने आ रहा है। पूरा डैमेज कर दिया है। इसके पीछे दंगा करने का प्लान करके वे लोग आए हैं और विल टेक सीरियस एक्शन। कांग्रेस पार्टी वे लोगों को अपीजमेंट करते रहता थे, उनके वोट बैंक है। बीजेपी सांसद शोभा करंदले ने तो साफ साफ इस हिंसा के लिए एसडीपीआई मुजम्मिल पाशा को जिम्मेदार ठहराया। This is total responsible is Popular Front of India and SDPI. They are fighting each other. Their own leaders, they came here, and Muzamil Pasha, he is totally responsible and he is arrested now. But who is behind him? That's also you should find out. हालांकि बेंगलुरु हिंसा के लिए पुलिस ने एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार कर लिया है। विवाद में संगठन का नाम सामने आने पर एसडीपीआई के नेता अब इस हिंसा की निंदा करने में जुट गए। एसडीपीआई ने इस घटना के लिए भड़काऊ पोस्ट को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस का जो निग्लिजेंस है, ये सारे मामला का जिम्मेदारी है, क्योंकि नवीन जैसा एक क्रिमिनल कंटिन्यूसली कई दिनों से इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट डालने को आया था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक गुस्ताखी भी किया था। इसको लेकर पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट करने के लिए गए, वहां के पुलिस ऑफिसर और एसीपी 2 घंटा 3 घंटे टाइम दीजिए बोल के कहा, लेकिन रात के 11:30 बजे तक वो नवीन को अरेस्ट भी नहीं किया, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। ये देखकर ऑलरेडी जो लोग आक्रोश हुए थे, लोग जम गए हैं और इस तरह का एक अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ है। ये नहीं होना था लेकिन हुआ है। उधर कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने लोगों से शांति की अपील की है, तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस और एसडीपीआई के गठजोड़ पर हमला कर रही है। इस मामले पर कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी निशाना साध रही है। देखिए, जो लोग भीम और मीम राजनीति या गठजोड़ की बात करते हैं, वो इस पूरे प्रकरण पे चुप है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस विधायक के घर पर हमला हुआ वो कांग्रेस के विधायक हैं, दलित समुदाय से आते हैं, एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पे बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने अपने विधायक को छोड़ तक दिया है। वो उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने आगजनी करी, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। हिंसा के मामले में एक बार फिर एसडीपीआई का नाम सामने आया तो उसके तरफदार भी सामने आ गए। यहाँ पर हिंसा का समर्थन ना हमने कभी किया है और ना कभी करेंगे। पूरा के पूरा हमारा सीएए का एजिटेशन, कहीं पर दंगा हुआ, कहीं पर दंगा नहीं हुआ। यहाँ तक के पूरी कोशिश की गई बीजेपी ने, वहां पर बंदूकें भेजी गई, वहां पर बटन दबाव राजनीति की गई। एक तरफ बेंगलुरु की हिंसा ने बेंगलुरु के अमन में आग लगा दी, तो सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर असली हिंदुस्तान के मायने समझा रही है। दरअसल हिंसक भीड़ उन्माद में एक मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। भीड़ का इरादा मंदिर को नुकसान पहुंचाने का था। यह हनुमान मंदिर कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के सामने बना है। उपद्रवी जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़े, कुछ मुस्लिम युवक घरों से बाहर निकल आए। मंदिर को बचाने के लिए इन लोगों ने मंदिर के आसपास ह्यूमन चेन बना दी। ये एक ही समुदाय के दो तरह के लोगों की तस्वीर थी। एक वो थे जो मंदिर को आग लगाना चाहते थे और दूसरे वो जो मंदिर और उपद्रवियों के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। बेंगलुरु में नागार्जुन के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।
अब इस पूरे बेंगलुरु मामले में सियासत भी तेज हो गई है। जिस कांग्रेस विधायक के घर पर ये आगजनी की गई है वो दरअसल दलित समुदाय के हैं। अब बीजेपी कह रही है कांग्रेस आखिर चुप क्यों बैठी है। इधर कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया है कि जितना भी नुकसान हुआ है पैसा उपद्रवियों से वसूला जाएगा। हिंसा की आग बेंगलुरु में लगी तो उसकी तपिश सियासी गलियारों तक भी पहुंची। कुछ ने इस आग में सियासत की रोटियां सेंकी तो कुछ ने आग पर पानी डालने की कोशिशें भी की। तो एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, बेंगलुरु में हिंसा और आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट बेहद निंदनीय है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो हिंसा में शामिल ना हो। मुझे उम्मीद है कि शांति को बल मिलेगा। बेंगलुरु में हिंसा के बाद सरकार के तेवर काफी कड़े हैं। सरकार के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की बात कही है। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण का कहना है कि पीएफआई और कांग्रेस की आपसी लड़ाई की वजह से हिंसा की ये वारदात सामने आई। बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने की मांग उठाई थी। जब सरकार की तरफ से इस मांग पर मुहर लग गई तो उन्होंने सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। उधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस उपद्रव में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करने की मांग की है। अपने ट्वीट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार के भड़काऊ पोस्ट पर हिंसा हुई, गाड़ियां जली, पत्थर फेंके गए और हालात तनावपूर्ण हैं। पुलिस को दखल देना चाहिए और दंगाइयों को पकड़ना चाहिए और नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए सवाल किया कि अब कहां हैं जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले, क्योंकि यह हमला एक दलित कांग्रेसी विधायक के घर हुआ है। वहीं आरजेडी ने इस हिंसा के लिए बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, जो लोग भीम और मीम राजनीति या गठजोड़ की बात करते हैं वो इस पूरे प्रकरण पे चुप है। बिल्कुल स्पष्ट है कि इस घटना के पीछे पीएफआई और उसकी पॉलिटिकल आर्म एसडीपीआई जो है उसके कार्यकर्ता हैं। सुबह जो अरेस्ट हुई हैं उसमें एसडीपीआई के कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है और कर्नाटका में कांग्रेस का और एसडीपीआई का गठजोड़ भी रहा है। जो चीजें 47 में नहीं हुई पार्टीशन के बाद अब वो हो रही हैं। लुकमान मार दिया जाता है कि तुम जय श्री राम बोलो, अखलाक वाली घटना से हम सब वाकिफ है। अब तो इतनी लंबी फहरिस्त है और बेंगलोर में तो ये जो सहिष्णुता का पूरा सूचकांक है मेरे देश में, अगर ये नया भारत बनाने की कोशिश की थी लोगों ने तो उन्हें मुबारक। बेंगलुरु में हिंसक भीड़ का हमला कांग्रेस विधायक के घर पर हुआ है। फिर भी कांग्रेस ने करीब करीब चुप्पी साध रखी है। बीजेपी इसी चुप्पी पर निशाना साध रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक। सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, लेकिन आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत की वो डायरी है जिसमें उन्होंने अपने तमाम सपनों को लिखा था। क्या था सुशांत सिंह राजपूत का प्लान 2020? कैसे एक व्यवस्थित तरीके से वो साल 2020 की तैयारी देख रहे थे? आखिर उन सपनों को ग्रहण क्यों लगा? आइए आपको दिखाते हैं कैसे आज परिवार का दर्द भी छलका है उस कीचड़ के बीच जो लगातार हमले उन पर हो रहे हैं। क्या लिखा है परिवार ने इस चिट्ठी में, ये भी देखिए। और हम आपको दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की एक्सक्लूसिव डायरी, जिसमें हॉलीवुड के सपने से लेकर उनकी फिल्म की हर बारीकी से लेकर आने वाले वक्त में, आने वाले साल में प्लान 2020 सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लिखावट में दर्ज किया था। एक ऐसा व्यक्ति जो आगे की सोचता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बड़े सपने देखे थे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री को उस स्तर पर ले जा सकता था, अपना काम कैसे बड़ा कर सकता था, ये सब कुछ अपने लिखावट में सुशांत ने रखा था इस डायरी में, जिसमें भविष्य का प्लान है, 2020 का टारगेट है। सुशांत सिंह राजपूत ने यह डायरी 2018 से 2019 के बीच लिखी थी, जिसमें उन्होंने फिल्म से लेकर रिश्तों को कलमबद्ध किया है।
इस डायरी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का भी जिक्र है। इस पन्ने को जरा गौर से देखिए तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी सोच के कलाकार थे सुशांत। डायग्राम के जरिए सुशांत ने बताया है कि 2020 में उनका लक्ष्य हॉलीवुड है तो बॉलीवुड में छाने की तमन्ना है। वहीं क्रिएटिव दुनिया में क्या क्या करना है इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही लगता है सुशांत ने स्टार्टअप भी शुरू करने का प्लान बना रखा है। कहते हैं हैंडराइटिंग इंसान के बारे में काफी कुछ बता देती है और इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत कितने प्रगतिशील थे। उनकी सोच का कैनवस कितना विशाल था। सुशांत कोई भी काम परफेक्शन के साथ करने में यकीन रखते थे, इसलिए उसकी तैयारी पहले से ही करते थे। उसका जिक्र उन्होंने अपनी डायरी के पन्नों में किया है। आपका काम स्पष्ट, छोटा और शानदार होना चाहिए। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसी डायरी में सुशांत ने अपने परिवार के बारे में भी लिखा है। मुझे अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना है। मैं किसी को खो नहीं सकता। परिवार के प्रति मुझे प्रोटेक्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ये सिर्फ डायरी नहीं बल्कि उस बात का भी पुख्ता सबूत है कि सुशांत के अपने परिवार के साथ कितने अच्छे रिश्ते थे। वो अपने परिवार से कितना प्यार करते थे। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ये पन्ने बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर क्या थे। वो एक ऐसी सोच थे जो जबरदस्त उत्साह, जोश और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। उस हौसले की कहानी को समझना है तो एक एक पन्ने को पलट कर देखिए। उस करीबी को समझना है जो परिवार के साथ था तो एक एक पन्ने को गौर से पढ़िए। हर पन्ने पर और तमाम जगहों पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा दिल इंसान दिखेगा जो व्यवस्थित तरीके से अपनी फिल्म की एक एक बारीकी पर नोट करता था, तैयारी करता था आने वाले वक्त के लिए, जो अपनी बहन प्रियंका से जुड़ी हुई तमाम जो जिम्मेदारियां थी उनको लिखित में सब कुछ दर्ज करना चाहता था। सुशांत सिंह राजपूत की ये डायरी गवाही देगी इस बात की कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे जो फिल्मी करियर को आगे ले जाने के लिए व्यवस्थित तरीके से हर मकाम में क्या कदम उठाना है ये सब कुछ लिख कर आगे बढ़ते थे। तो फिर वही सवाल उठता है कि उन सपनों पर ग्रहण कैसे लग गए। एक तरफ सुशांत की डायरी के पन्ने तो दूसरी तरफ उनके पिता के सिंह की चिट्ठी के पन्ने। 9 पन्ने की इस चिट्ठी में एक पिता का दर्द है, एक पिता का गम है, एक पिता की मायावी दुनिया से नाराजगी है, सिस्टम के सामने एक पिता की नाराजगी है। सुशांत के पिता की यही लाचारगी, बेबसी, गुस्सा सब कुछ शब्दों के जरिए दुनिया के सामने आया है। बेटे के जाने के गम में पहले से ही टूट चुके के सिंह के सब्र का बांध टूटा तो अपनी दर्द की स्याही में डुबोकर जो कुछ लिखा उसे सुनकर आपका भी दिल कचोटने लगेगा। आप भी समझ सकेंगे कि सुशांत के पिता और उनके घर वालों को किन किन अपमानों का घूंट पीना पड़ रहा है। हमारे परिवार का सब्र तब टूटा जब महीना बीतते बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर लौटा। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसकी याद को अपमानित करने लगा। सुशांत के पिता आगे लिखते हैं, एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले से मदद मांगी जाती है लेकिन अंग्रेजों के वारिस हैं। अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्यों परवाह। सुशांत के परिवार को इस बात का गम खाया जा रहा है कि उनके लाडले को कोई मानसिक बीमार बता रहा है तो कोई बिना जांच के ही अपने फैसले सुना रहा है। अंग्रेजों का एक और वारिस जनरल डायर को मात देता है। परिवार को कहता है तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। इस चिट्ठी के जरिए सुशांत के पिता कई सवाल भी उठा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी इंसाफ की लड़ाई अधूरी न रह जाए। पैसे की खनक के दम पर उनकी आवाज को कहीं दबा न दिया जाए।
सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। करीब 800 शब्दों की इस चिट्ठी में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सब कुछ उड़ेल कर रख दिया है। इस बीच सुशांत की डायरी ने भी कई सवालों के जवाब दे दिए। ऐसे में उम्मीद कीजिए कि सच जीतेगा और सुशांत को इंसाफ मिलेगा। फरीदाबाद से सतेंद्र चौहान के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। एक परिवार इंसाफ की आस में है। अदालतों में मामला चल रहा है। जांच कहां पर पहुंची है पूरे देश की नजर है। लेकिन इस बीच नेता अपने सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आने वाले। देखिए, एक सुसाइड के कितने राज, एक सुसाइड के कितने राजदार, एक सुसाइड के क्या क्या सबूत, एक सुसाइड का आखिर सच क्या। करीब 2 महीने बाद भी सुशांत की खुदकुशी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन सारी कड़ियों के बीच एक नाम है जो सवालों के घेरे में है। ये रिया सुशांत के हर राज जानती है। इस रिया को सुशांत के कारोबार की एक एक जानकारी है। यही रिया सुशांत के आखिरी पलों की सबसे बड़ी राजदार है और यही रिया अब सुसाइड से उभरे सवालों के घेरे में भी है। रिया और उसका परिवार घिर चुका है। एक के बाद एक खुलासे इशारा करते हैं कि रिया काफी कुछ जानती थी। उसका भाई, उसके पिता, उसकी मां, हर कोई सुसाइड से कुछ दिन पहले तक सुशांत के करीब थे। लेकिन एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि सुशांत ने जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। सिद्धार्थ पठानी तो सबसे सस्पिशियस है। उसी ने रूम का कमरा खोला, चाबी वाले को बुला करके, बहन का इंतजार नहीं किया, बॉडी को उसी ने उतारा। लेकिन उसने होशियारी बहुत की क्योंकि बहुत शातिर, क्रिमिनल भी बहुत शातिर होते। 8 जून वो तारीख थी जब रिया ने सुशांत का फ्लैट छोड़ दिया था। वो दूर चली गई थी, लेकिन महज 6 दिनों में ही सुशांत को एक एक पल भारी पड़ने लगा। उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ईडी खंगाल रही है रिया के मोबाइल का डेटा, उसके भाई शोविक का मोबाइल डेटा और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का मोबाइल डेटा। सवाल है कि क्या रिया के मोबाइल में कई अहम राज थे जो डिलीट कर दिए गए थे। आखिर सुशांत और रिया के व्हाट्सएप चैट में ऐसी क्या खास जानकारी थी कि कुछ चैट डिलीट किए गए। रिया, शोविक और उसके पापा इंद्रजीत चक्रवर्ती के मोबाइल से डेटा स्कैन और रिट्रीव किया जा चुका है। साल भर सुशांत के साथ क्या बातें हुई, उसके राज जानने के लिए ईडी एक्शन में है। प्यार से लेकर कारोबार तक, इकरार से तकरार तक, सभी आरोपी जांच के दायरे में हैं। खुलासा तो यह भी हुआ है कि सुशांत की कंपनी से जुड़े कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी बार बार बदला गया। सुशांत ने विविध रेज रियलिटी एक्स नाम की एक कंपनी बनाई थी। उसमें रिया और शोविक दोनों डायरेक्टर थे। उसी कंपनी के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बदला गया। एक साल में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 17 बार सुशांत के जिंदा रहते आखिरी बार 7 जून को और सुसाइड के बाद इसी महीने 7 अगस्त को भी। इतनी सारी मिस्ट्री के बीच सुशांत का परिवार इंसाफ की आवाज उठा रहा है। बुजुर्ग पिता बेटे के सुसाइड की वजह जानना चाहते हैं। घर वाले चाहते हैं कि सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर करने वाला चेहरा बेनकाब हो, लेकिन सियासत को इसकी परवाह कहां। सुशांत के सुसाइड की जांच को लेकर सियासत यही नहीं थमी। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की बिहार सरकार और पटना पुलिस से मनमुटाव जगजाहिर है। लेकिन संजय राउत ने तो पिता पुत्र के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिए। बात अब माफीनामे और मानहानि तक जा चुकी है, लेकिन संजय राउत बेफिक्र हैं।
के संवेदनशील मामले में एक नेता को, एक पॉलिटिशियन को, जो एक राज्यसभा के सदस्य हैं, इस तरह का बयान देना काफ़ी ये दुखद है, ये कहीं न कहीं आहत करने वाला बयान है। तो इन्हीं को लेकर के हमने उन्हें एक नोटिस भेजा है कि आप इस मामले में इस तरह के बयान से आप बैक हों और उन्हें मैंने खेद व्यक्त करें वो, इसलिए हमने उन्हें एक नोटिस भेजा। अगर वो खेद व्यक्त नहीं करते हैं तो मैं उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जानकारी तो कोई नहीं। वो 2 शादी वाले पे आक्षेप। देखिए, आप बार बात मत करिए। आप क्या करना चाहते हैं? उसी आधार पर नोटिस बोल रहे हैं। देखिए, वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। हाँ। महाराष्ट्र बीजेपी संजय राउत के विवादित बयान को लेकर उद्धव सरकार पर निशाना साध रही है। एक और शिवसेना के नेता कहते हैं कि वे संवेदनशील हैं और दूसरी ओर वे नोटिस का इंतजार करते हैं। कितना बड़ा दोगलापन है। यदि वास्तव में आप संवेदनशील हो तो एक बुजुर्ग पिता की माफी मांगने में कौन सी शर्म आती है इन्हें? यानी पूरा मामला कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार इस प्रकार से दुर्व्यवहार करे, यह अशोभनीय है। कुछ बड़े शक्तियों को बचाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। बुजुर्ग पिता ने सुशांत जैसा बेटा खोया, तभी से घरवाले सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हीं की मांग पर मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंपा भी जा चुका है, लेकिन एनसीपी चीफ शरद पवार कह रहे हैं ये बड़ा मुद्दा नहीं। पण माझा महाराष्ट्र पोलिसांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि एवढे करून कोणाला वाटत असेल तर सीबीआय वगैरे आणखी कुठली एजन्सी वापरायची असेल तर मी काही त्याला कधी विरोध करणार नाही। सीबीआई जांच को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अदालत ने सभी पक्षों से गुरुवार तक लिखित दलीलें मांगी हैं ताकि जल्द तस्वीर साफ की जा सके और सुशांत को इंसाफ मिल सके। दिल्ली से मनीष पांडे, संजय शर्मा, सहरसा से धीरज कुमार सिंह और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। संजय दत्त एक बेहद लोकप्रिय कलाकार, लेकिन आज उनके तमाम फैंस अलग अलग जगहों पर इस बात से बेहद परेशान है कि उन्हें लंग कैंसर हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त संजय दत्त एक नई फिक्र से मुखातिब है, क्योंकि संजू बाबा का सामना जानलेवा कैंसर से है। संजय दत्त को 3 दिन पहले सांस की तकलीफ और बेचैनी की शिकायत हुई। संजय दत्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनका कोविड टेस्ट कराया जो निगेटिव निकला, लेकिन पूरी जांच के बाद जो रिपोर्ट आई वो परेशान करने वाली थी। संजय दत्त लंग कैंसर से पीड़ित निकले, जो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका था। संजय दत्त की जिंदगी उतार चढ़ाव का पूरा दास्तान रही है। उसमें एक और नया अध्याय जुड़ गया है, 3rd स्टेज का कैंसर, वो भी फेफड़ों का। उन्होंने कैंसर से मुकाबले को छोटा ब्रेक बताया है। दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं अपने शुभचिंतकों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी तबीयत को लेकर गैर जरूरी कयास न लगाएं। आप सभी का प्यार और शुभकामनाएं साथ हैं। मैं जल्द वापसी करूंगा। पत्नी मान्यता दत्त ने संजय दत्त के लिए प्रशंसकों से दुआओं की अपील की है। संजू के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना के लिए शुक्रिया। हमें इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए शक्ति चाहिए। संजू हमेशा एक फाइटर रहे हैं। ईश्वर ने हमें एक और परीक्षा के लिए चुना है। हम एक बार फिर विजेता बनकर उभरेंगे।